नक्सलवादी आंदोलन, देश में किसानों का विद्रोह हो रहा था, ये वो समय था। तब आई शिक्षा नीति। शिक्षा नीति संजोग नहीं होता है, जब अंग्रेज आए तो आपका दिमाग बदलना है, इसके लिए उन्होंने एक शिक्षा नीति बनाई। आपको काला अंग्रेज हमको पैदा करना है, इसके लिए उन्होंने शिक्षा बनाई, शिक्षा नीति बनाई। ये बहुत मैंने कहा इसलिए कि बहुत बारीक खेल होता है। 69 के बाद दूसरी बार कब आया? राजीव गांधी के समय में, जब हिंदुत्व का चरम था। चरम क्या था आपको मालूम है? बाबरी मस्जिद 92 में गिरी, 84 में क्या हुआ? स्वर्ण मंदिर पर हमला हुआ था, गोल्डन टेम्पल पर सैन्य कार्रवाई हुई थी। हिंदुत्व का वो चरम था। सिख मारे गए थे हजारों की संख्या में पूरे देश में, हजारों हजार की संख्या में। जिस तरह हम आज कई जगहों पर मुसलमानों की लिंचिंग देखते हैं, मुस्लिम की लिंचिंग देखते हैं, इसी तरह से उस समय सिखों पर हमला हुआ। बलिया में भी हुआ होगा, मुझे हैरानी नहीं है, बलिया में भी हुआ होगा। बिहार के कई हिस्सों में जो सरदार हैं, जो सिख नहीं भी, मतलब सिख धर्म केवल मानते थे, मतलब जिनके घर में कृष्ण की भी मूर्ति होती थी और वो गुरु नानक भी होते थे। कई हमारे इलाके में इधर आप चले जाएंगे तो अग्रहरी कहे जाते हैं, जो कि पगड़ी बांधते हैं और गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन वो मंदिर भी जाते हैं बराबरी में। लेकिन वैसे तमाम लोगों का पर हम लोगों ने देखा। और जो पंजाबी हैं, जिनको सिख नहीं थे, पंजाबी थे, वो फर्क होता है। पंजाबी का मतलब सिख नहीं होता है। पंजाबी एक संस्कृति, एक खास भूगोल, एक खास भाषाई भूगोल के लोग होते हैं। उसमें हिंदू भी होते हैं, उसमें जैन भी होते हैं, उसमें और भी दूसरे लोग, मुस्लिम भी होते हैं, सब लोग होते हैं पंजाबी में। तो उस समय आया एक नई, उस समय आई नई शिक्षा नीति। उस समय आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और उस समय फिर उसके बाद आई नई शिक्षा नीति, और अभी आई है 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और उसके बारे में बताया उन्होंने, हमारे पूर्व के साथी ने। उन्होंने जितना बताया वो सभा की मजबूरी है, समय की मजबूरी है, नहीं तो शायद वो और बताते, विस्तार से बताते हो। तो ये शिक्षा नीति आपकी ऐसे समय में ही क्यों बदलती है भाई? क्या बात है? इसलिए कि शिक्षा नीति आप समाज को बनाने, संविधान के अनुरूप समाज को तैयार करने के लिए आप नीति नहीं बनाते हैं। आपकी मंशा कुछ और है। आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा है अपने उस वर्चस्व को कायम करना जो वर्चस्व चला आ रहा है। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि आप जो भी अभी तक की जो स्थितियां हैं, उसमें आपसे जो कुछ है वो हमको छीन लेना है। और छीनने में आपको पता नहीं, मतलब मैं उसकी देख रहा था कि एक मैं आपके सामने एक लिस्ट पढ़ूं कि भाई क्या क्या छीन लिया गया, आपके सामने क्या क्या छीन लिया गया। तो मैं बहुत ही, मतलब आपके पास, आप देखिएगा कि आपके पास बैठने की जगह है, जहां पहले आप कहीं पार्क में बात कर लेते थे, मीटिंग कर लेते थे, या कहीं भी, अब वो बैठने की जगह यहां कितनी रह गई है? नहीं है। ये कोई बलिया में बात नहीं है, ये पूरे देश में है। पूरे देश में बैठने की जगह हमने आपसे छीन ली। आपको मालूम है, एहसास है? नहीं। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में हमने आपकी चेतना, हमने मतलब जो समाज में जिनका वर्चस्व है, उसने आपकी चेतना को जो आपने हासिल किया था वो आपने खत्म कर दिया। और यही सबसे बड़ी लड़ाई होती है। बाबा साहब की आप पूजा कर लेंगे, अरे भाई बाबा साहब के कुछ विचारों को पढ़ते भी हैं, पूजा आप यहां करेंगे, दूसरा जो है वो आपसे बड़ी प्रतिमा बनवा देगा बाबा साहब की।
आपसे बड़ी प्रतिमा बना देगा, आप माला पहनाइएगा, ये फूल का वो सोने की माला पहना देगा। 4 धाम बना दिया, 4 धाम बना दिया, 4 धाम बना दिया। आप क्या समझते हैं? आप उससे आगे निकलिएगा पूजा में। भाई पूजा तो उसका काम है, पूजा तो उसी का काम है। आपने क्या किया? आपने उस पूजा को अपने घर में स्थापित कर दिया। आपको करना था मुक्त, आपने कर दिया स्थापित। खूब जोश लगाते हैं लोग, बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर कैसे रहेंगे भाई? आपको आप अमर ऐसे जबरदस्ती कर दीजिएगा। एक आदमी होता है जिसकी जो संपत्ति अगर बाप दादा कमा के गए हैं तो उसमें कुछ जोड़ता है, और दूसरा बेटा जो बेटी होती है उसको लुटाती है, उसको खाती है। लुटाती नहीं भी है तो खाती है, ऐश करती है, मौज करती है। अब हम तय कर ले कि हमने क्या जोड़ा है बाबा साहब के उसमें। बाबा साहब के पूरे लिटरेचर में, अगर मान लीजिए कि मैं कई पत्रिकाओं को देखता हूं, अगर बाबा साहब का लिटरेचर नहीं होता, ज्योतिबा फुले का लिटरेचर नहीं होता, यानी सब साहित्य नहीं होता, यानी कि रचनाएं नहीं होती, विचार नहीं होते। आपके बीच में 5 लेखक हैं, 5 लेखक पूरे देश में नहीं, एक भी नहीं है। हम कई जगह जाकर जानबूझ के पूछते हैं बात, 5 लेखक का नाम बता दीजिए जो बाबा साहब के पूरे साहित्य को, की रचनाओं को ठीक ठीक मतलब समाज के कोई दिशा देने वाली व्याख्या कर सके। व्याख्या देखिए, व्याख्या करने की ताकत जो समाज हासिल करेगा वही समाज को लीड करेगा, नहीं राज नहीं करेगा, लीड करेगा, नेतृत्व देगा। और जिसको व्याख्या करने की क्षमता नहीं विकसित होगी वो समाज ऐसी रहेगा, वो जान समझ ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए, और हमको ये लगता है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो चीजें हमारे सामने आती हैं विचार के लिए या बातचीत के लिए, कम से कम थोड़ा सा हम अपने ऊपर तनाव दे। तनाव खराब चीज नहीं होती है। मैं दिन भर तनाव में रहता हूं। तनाव का मतलब क्या हुआ? सामाजिक तनाव जो होता है, समाज के बारे में सोचने का। जैसे बाबा साहब दिन भर तनाव में रहते थे। तनाव क्या होता है? तनाव आपकी एक सृजन की प्रक्रिया है, यानी कि कुछ क्रिएट करने की, यानी कि कुछ रचने की, यानी कि कुछ गहराई में समझने की एक प्रक्रिया होती है। आप जोर देते हैं तभी चीजों को समझ पाते हैं। तनाव उसी का नाम है। तनाव का मतलब नहीं दिमाग फट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये नहीं होता है तनाव का मतलब। अब मैं कई बार सोचता हूं कि जो लोग भाषण देते हैं, मैं कई बार जाता हूं, मैं बड़ा अलोकप्रिय भाषण देने वाला हूं। मैं एक बार कहीं जाता हूं, दोबारा नहीं बुलाया जाता, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। क्यों बोर हो जाते हैं भाई? मैं जानता हूं, क्योंकि मैं आपको हंसा नहीं सकता, मैं आपसे ताली नहीं पिटवा सकता। ये तरीके हैं पॉपुलर के कि मैं आपके तनाव को बढ़ाता हूं। तो आप क्यों खामोखा कहेंगे यार ये सरदर्द कहां से आ गया यार, और तनाव बढ़ा रहे। अरे ये कुछ ऐसा बोलते कि हम ताली पीटते, हम जो है कहते हाँ ये टेंशन रिलीज हो गया। टेंशन रिलीज करने वाला जो भाषण होगा तब तो आप गए, आपकी चेतना गई। नहीं, टेंशन रिलीज नहीं करना है, टेंशन को और गहरा करना है, टेंशन को समझना है। भाषण अगर सुन रहे हैं हम तो उस टेंशन के लिए सुन रहे हैं, उसको रिलीज करने के लिए नहीं सुन रहे, उसको समझने के लिए। कोई टेंशन है क्या? तो साथियों, मैं ये समझता हूं कि मैंने आपका काफी वक्त दिया और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत और आपका वक्त लूं इन बातों पर। यह बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और एक ही बात मैं कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं
कि एक देखिए, आपको चुनाव करना पड़ेगा।